ओके सब। तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष शर्मा श्री श्याम एकेडमी के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि श्री श्याम एकेडमी नौहर ने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर बोर्ड क्लासेस। और वो बोर्ड क्लासेस के अंदर आपको किन किन चीज़ों की क्लासेस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो क्लासेस रहेगी 8th 10th और 12th, ये 3 क्लासेस को स्पेशली टारगेट किया गया है। और उसके अंदर भी जो मेन और टफेस्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं जैसे कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक स्टूडेंट के मार्क्स को गेन भी करते हैं और एक स्टूडेंट इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं डाउनग्रेड भी हो जाता है। और बात करूं मैं अपनी, तो अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। और अपने इंग्लिश की पहली क्लास के अंदर अपने देखेंगे ग्रामर का। और ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एकदम बेसिक से इन क्लासेस को लेना चाहूँगा। और बेसिक्स के अंदर मैं बात करूं, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है क्योंकि इस बैच का टारगेट ही यही है कि जीरो से हीरो तक। अब बात करें बेसिक्स के अंदर, तो एक इंग्लिश को आप एज ए सब्जेक्ट ना मान करके एज अ लैंग्वेज, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि अपने इंग्लिश को क्या मान के चलेंगे, लैंग्वेज मान करके चलेंगे। तो पहला की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, अपनी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज भी कैसी है, तो आप कहोगे फॉरेन लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। अपने इंडिया के अंदर ये कब आई, जब अपने इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया। तो अपने कह सकते हैं इट कम्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंदर इसका ओरिजिनेशन अपने इंडिया के अंदर देखने को मिला। और अब बात करें इस लैंग्वेज वर्ड की, तो लैंग्वेज वर्ड का मतलब क्या हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक लैंग्वेज होती है एक कम्युनिकेशन वे, अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप कह सकते हो। लैंग्वेज में आप कह सकते हो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हो, किस तरह से अपनी बात को आप रिप्रेजेंट करते हो। तो अब आगे चलें, तो आप सभी को पता है कि अपनी बात को लिखने का अपनी बात को एक्सप्रेस करने के 2 मेथड्स हैं। एक, आप उस चीज को ओरली एक्सप्लेन कर दो, और सेकंड, आप उस चीज को कैसे कर दो, रिटर्न फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दो। और जब आप इन दोनों मेथड्स को यूज करते हो तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्ट आने लगता है। अब ओरल समझ गए, रिटर्न समझ गए, क्या इसके आगे भी कोई चीज है क्या, बिल्कुल है। इसके आगे क्या चीज होगी, इसके आगे आप नोटिस करोगे कि जब भी आप लिखते हो, जब भी आप समझते हो, तो उसे या तो आप पोएट्री फॉर्म में या फिर आप प्रोज फॉर्म में, या तो आप कविता लिख सकते हो या फिर आप कोई बड़ा निबंध लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, नोवेल लिख सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो। इसके बाद में अब इन पोइट्री और प्रोज की जब अपने बात करेंगे तो आगे देखेंगे कि अपने चैप्टर्स लगेंगे, चैप्टर्स के साथ में कुछ एक पोएम्स भी लगेंगी।
तो उसको अपने आगे डिटेल से समझेंगे। अब बात करेंगे अपने थोड़े से ग्रामेटिकल पर्पस की। और मैंने कहा लैंग्वेज पढ़नी है, और लैंग्वेज भी कौन सी, इंग्लिश पढ़नी है। तो अब आप एक चीज समझोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो, उस चीज की कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होती है, कहीं ना कहीं से उसकी बिगिनिंग होती है, कहीं ना कहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। और जहां से जर्नी स्टार्ट होती है उसे मैं नाम देता हूं स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, ऐसी इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं, तो टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो आपके आंसर आएंगे अल्फाबेट हो गया, लेटर हो गया, या फिर वर्ड हो गया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि आपके ये सारे के सारे आंसर्स गलत हैं। तो सर क्या होगी? तो अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो वो होगी साउंड की। सर ये कैसे? आज तक ना तो सुना ना देखा। तो शायद आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया हो कि इंसान लिखता बाद में है, बोलता पहले है। लिखना बाद में सीखता है और बोलना पहले, सही बात है। लेकिन बोलने से भी पहले वो एक काम करता है, आवाजें निकालना। बोलने से पहले वो क्या करता है? आवाजें निकालता है, रोता है, हंसता है, चिल्लाता है, ये सारी चीजें करता है। अब भले ही वो उसकी आवाजें ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस बच्चे के लिए क्या है? एक लैंग्वेज है। अब कैसे? तो आप एक चीज देखना कि जब कभी बच्चा रोता है तो उसकी मम्मी सेकंड के अंदर समझ जाती है कि उसका बच्चा भूखा है, उसका बच्चा कोई तकलीफ है उसको। चलो ये सब भी छोड़ो, आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी का नाम है गोलमाल। ये पूरा का पूरा मामला ही गोल है। और इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है लकी, जो बोल तो नहीं सकता लेकिन आवाज निकालता है, और आवाज के थ्रू ही वो क्या करता है? अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। चलो ये मूवी नहीं देखी तो एक और मूवी थी जो पुराने 90s के दौरान की है। और 90s के अंदर एक मूवी थी जिसके अंदर एक कैरेक्टर है, लेडी कैरेक्टर है, जो अपनी बात को बोलने के लिए तीन ही शब्द को बार बार बोलती है, अब्बा डब्बा जबा। अब जब जब वो अब्बा डब्बा जबा बोलता है तो उसका जो हस्बैंड है वो समझ जाता है कि हाँ ये बात है, ये मेरी वाइफ मुझसे ये कहना चाहती है। और मेरे समझाने का बस एक ही पर्पस था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर किसी भी लैंग्वेज की होती है तो वो होती है साउंड। यहां तक बात क्लियर होगी? चलो आगे चलते हैं। अब आगे आप क्या देखोगे? अब बात होगी अपने स्मॉलेस्ट यूनिट की। तो सर अपने बात करें साउंड से आगे, हमने तो पढ़ा था लेटर होते हैं। तो सर लेटर किसे कहेंगे? तो याद रखना, जब भी आप इन साउंड्स को रिटर्न फॉर्मेट में लिखते हो, इनको एक कोड देते हो, तो वही आपका क्या होता है? लेटर होता है। रिटर्न फॉर्मेट ऑफ साउंड, रिटर्न फॉर्मेट ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। जब भी आप किसी साउंड को लिखते हो तो उसे अपने क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अब जैसे कि मैं कहूं ए, ये क्या कर रहा है? अब आप इस ए वर्ड को लिखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इंग्लिश में ये लिखोगे, हिंदी में ये लिखोगे, है ना? अब आपने जब साउंड को लिखा तो एक्चुअल में क्या चीज जनरेट हुई?
लेटर ही तो है। चलो भी आगे चलते हैं। अब इन लेटर्स की अगर बात करें तो एक चीज ये याद रखना कि लेटर्स से मिलकर बनती है इंग्लिश की एक यूनिट जिसे कहते हैं अल्फाबेट। लेटर्स से ही क्या बना है? अल्फाबेट बना है। और मैंने 2-3 जगह नोटिस भी किया है, कुछ एक जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शायद नहीं पूछने चाहिए। पूछते हैं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इन इंग्लिश, तो बच्चे कहते हैं 26। तो भाई साहब अल्फाबेट तो एक ही है, लेकिन उसमें लेटर्स कितने हैं? 26 है। तो इस करेक्शन को आप सुधार लीजिएगा कि अल्फाबेट कितनी है? एक, बट लेटर्स कितने हैं? 26। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आगे बात करते हैं अपने। तो मैंने कहा अल्फाबेट, और अल्फाबेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे तो टोटल लेटर्स हैं कितने? 26 लेटर्स हैं। और 26 लेटर्स कौन कौन से हैं जो आप फर्स्ट से नर्सरी से सीखते आए हैं? वही है ABCDEFGH से लेकर के लास्ट Z तक है। यहाँ तक बात हुई क्लियर? आगे चलते हैं। अब आप आगे देखोगे कि इन लेटर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अगला पॉइंट मैं लिखूंगा कि these 26 letters are these 26 letters are divided into, एक साथ में आएगा, सॉरी, into 2 categories। इन 26 लेटर्स को ही क्या किया जाता है? 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। और ये दोनों जो कैटेगरी है, आपने नाम अच्छे से सुना होगा कि पहली कैटेगरी है वोवल और सेकंड कैटेगरी है कॉन्सोनेंट। वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट। वोवल यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट से हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। अब आप अच्छे से ये चीज समझते हैं कि वोवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, बट माय क्वेश्चन इज डिफाइन व्हाट इज वोवल। डिफाइन करना है एक्चुअल में वोवल होता क्या है। तो दिमाग में आएगा कि सर AEIOU, ये तो आपने वोवल्स बता दिए, बट अगर मैं पूछूं कि एक्चुअल में डिफाइन कैसे करोगे, तो आप कहीं ना कहीं साइलेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें बताई नहीं गई है। और एज ए इंग्लिश एस्पिरेंट्स, ना कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ बल्कि खुद की, जो भी इंग्लिश पढ़ रहा है उसे पता होना चाहिए कि एक वोवल होता क्या है और एक कॉन्सोनेंट होता क्या है। तो याद रखना, वोवल एक ऐसा लेटर जो फ्रीली बोला जाता है, बिना किसी की साउंड की हेल्प से बोला जाए। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड होगी। जैसे मैं कहूं, हिंदी में बात करूं तो मैं ए लिखता हूं, तो आपको कहूं इस साउंड को तोड़ो, टूटेगा? तो आप कहोगे सर नहीं। अगर मैं कहूं कि इस क को तोड़ो, तो भैया आपका सीधा सा आंसर आएगा कि सर क प्लस में ए, और ये क आधा आएगा, है ना? अब देखो 2 साउंड टूटी कि नहीं टूटी? कि एक तो क की साउंड आ गई और क के अंदर छुपी हुई साउंड किसकी है? ए की है। तो आपके दिमाग में आएगा कि जो लेटर्स फ्रीली एंड विदाउट एनी हेल्प के प्रोनाउंस किए जाए उन्हें ही अपने क्या कहते हैं? वोवल्स कहते हैं। तो
अब जिनको हेल्प के थ्रू या किसी की सहायता के साथ बोले जाए तो उन्हें क्या कहोगे? तो उन्हें कहा जाता है कॉन्सोनेंट। और अब बात करते हैं, एक बार आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अपने आगे वाली स्लाइड्स पे चल सकूं। सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए आगे। अब इसके बाद में आप क्या चीज देखोगे? इसके बाद में आप नोटिस करोगे कि वोवल्स होते कितने हैं? तो आप कहोगे 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स को क्या कहा जाता है? वोवल्स कहा जाता है। और इसी के साथ में आप एक चीज और याद रखना कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट होते हैं मेरे बच्चों 21। 21 आपके कॉन्सोनेंट होंगे और 5 आपके क्या होंगे? वोवल होंगे। चलें आगे। उसके बाद में सर ये बात आपने क्यों बताई? क्योंकि जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो ये जो चीज़ है आपके वहाँ काम देगी कि वोवल साउंड के साथ एन लगाना है। एन किसके साथ लगेगा? तो आपको पता है वोवल साउंड के साथ एन लगेगा और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा। अब बात करते हैं अपने आगे की क्लास में। आगे क्या होगा कि इनके बाद में आप एक चीज देखोगे कि सर लेटर्स के बाद में भी कुछ होता है क्या? तो मैंने कहा लेटर्स के बाद में अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट के बाद में भी कुछ होता है क्या? तो आपका सीधा सीधा आंसर आएगा वर्ड, शब्द। इसके बाद में आप क्या देखोगे? शब्द देखोगे। अब शब्द के अंदर क्या चीजें चलेगी? तो एक चीज ध्यान रखना, वर्ड से कहते हैं शब्द। आपको एक चीज बता दें कि जब तक आपकी वोकेबलरी वर्ड नॉलेज स्ट्रोंग नहीं होगी तब तक आप उसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, अगर आपको उस लैंग्वेज के वर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो इट मीन्स आपकी वो लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो भी क्या होगी? जीरो होगी। चलें आगे। तो चलो आगे। अब सर वर्ड के बाद में क्या होता है? वर्ड के बाद में आता है बेटा सेंटेंस, से कहते हैं अपने वाक्य। सबसे इंपॉर्टेंट और आज का मेन टॉपिक भी यही है। तो एक बात याद रखना, सेंटेंस की क्या होता है? तो आपको पता है कि सभी जानते हैं कि सर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह है ही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो मुझे बताओ क्या ये बात कंप्लीटली सच है क्या? क्या हर प्रकार के ग्रुप, सॉरी हर प्रकार के वर्ड को एक ग्रुप में बना दिया जाए तो वो सेंटेंस होगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब्बा डब्बा जबा, क्या इसका कोई, क्या ये वाक्य बना? तो कहोगे सर ये तो वाक्य नहीं बना। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका मीनिंग ही नहीं है। इसका क्या नहीं है? मीनिंग नहीं है। और जब तक किसी चीज का मीनिंग ना निकले तब तक वो चीज यूजलेस है। तो याद रखना कि इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग, इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग। कि ग्रुप तो ठीक है कि वर्ड्स का ग्रुप ही सेंटेंस कहलाता है, लेकिन उस
ग्रुप का उस वर्ड्स का एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, तो क्या अब ये डेफिनेशन पूरी हुई? तो आप कहोगे कि सर नहीं, थोड़ी तो कमी है। अब कमी क्या है देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि आम राम को खा गया, आम राम को खा गया। क्या ये सेंटेंस है? सेंटेंस तो है, लेकिन इस सेंटेंस का कोई लॉजिक ही नहीं है। सोच के देखो कि आम राम को कैसे खा सकता है, कैसे खाएगा? नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग को कैसे खा सकता है? तो सर सेंटेंस क्या बनेगा? तो आप सभी फट से आंसर दोगे कि सर राम आम को खाया था, राम आम को खा गया। तो आपने किया गया, जो वर्ड्स ग्रुप में अरेंज थे उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रख दिया। तो तीसरी क्या कहोगे? द वर्ड्स आर अरेंज्ड, द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। कि सर हर एक ग्रुप सेंटेंस नहीं होता, उसका मीनिंग होना चाहिए, और उन ग्रुप्स को क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। क्या अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई? क्या आपकी ये डेफिनेशन अब कंप्लीट हुई या फिर नहीं, बताइए फटाफट। तो आप कहोगे सर हाँ कंप्लीट है, लेकिन मेरे मुन्नो, मेरे बच्चों, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, बिकॉज तीस एक और क्वालिटी भी इसमें होती है। और वो क्वालिटी क्या है? कि जब तक सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन मार्क या फिर मैं कहूं एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, तब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। मैंने क्या कहा? जब तक आपके सेंटेंस में क्या ना हो, फुल स्टॉप ना हो। ये लो भैया, जब तक आपके सेंटेंस में क्या ना हो, फुल स्टॉप ना हो, जब तक आपके सेंटेंस में इंटेरोगेशन साइन ना हो, इंटेरोगेशन मार्क ना हो, जब तक आपके सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, तब तक आपका सेंटेंस पूरा नहीं होता। अगर इस चीज को आप प्रॉपर वे में एक डिफाइन के साथ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इट एंड्स विद फुल स्टॉप, इंटेरोगेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इन तीनों में से एक साइन आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई हो। और अब चलते हैं अपने आगे वाली स्लाइड में। पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे जाने के बाद आपको पता है कि हर एक सेंटेंस में कुछ एक चीजें होती है जो समझनी बहुत जरूरी है, और समझाना मेरा फर्ज है। तो क्या समझोगी? एलिमेंट्स समझो एक बार। एक सब सेंटेंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो एलिमेंट्स में सबसे पहले आप देखोगे कि एक सब्जेक्ट के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और सेकंड प्रेडिकेट। अब सर ये क्या चीज है? अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा सी इज प्रेटी, और एक मैंने कहा ही
इज गुड लुकिंग, ही इज गुड लुकिंग। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि सर इन सेंटेंस का इन दो चीजों से क्या मतलब? तो भाई साहब 100% मतलब है। आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल से बेटर सोर्स या बेस्ट सोर्स कहीं हो ही नहीं सकता। तो याद रखना, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मैंने क्या कहा कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो बात की जाए वो आपका क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। दोबारा समझो, मैंने कहा सी इज प्रिटी, वो सुंदर है। कौन है? तो आप कहोगे सर सी है। किसके बारे में बात हो रही है? सी के बारे में बात हो रही है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? सी। अब मैंने सी के बारे में क्या कहा कि सर इज प्रिटी, वो सुंदर है ना? वो सुंदर है। तो आप क्या कहोगे? ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि एक सेंटेंस में अपने किसके बारे में बात की? सी के बारे में। प्रिटी, इज प्रिटी, ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। अगली सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट कौन है और अपना प्रेडिकेट कौन है? तो आप देखोगे कि सर ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, और इज गुड लुकिंग ये बात कर रहे हैं तो ये अपना क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। वेल डन, शानदार जवाब आपके इसी के साथ। अब आगे क्या देखोगे? आगे आप एक चीज को नोटिस करोगे, सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, यहां तक तो बात मेरे समझ में आ गई, लेकिन 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 लिखना क्या है? तो लिखोगे सेंटेंस में, सेंटेंस में जिसके बारे में, के बारे में बात की जाए, बात की जाए वही आपका सब्जेक्ट है, वही आपका सब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात अपनी? तो सर हम तो पढ़ते आते किसी काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है ना। ये थोड़ा सा आपने मिसकंसेप्शन कह सकते हो जो लोगों में बना हुआ है, जो इंग्लिश स्टूडेंट के अंदर बना हुआ है। जरूरी नहीं कि आपका किसी काम को करने वाला ही सब्जेक्ट हो, किसी पर काम होने वाला भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये क्या बात होगी सर? तो आप कहोगे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं चलो। मैंने कहा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपसे पूछूं सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहोगे सर मोहन है। कैसे? कि सर मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मतलब काम को कर रहा है। वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। अगर आपसे पूछूं कि इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहोगे सर मोहन ही है। क्यों है मोहन? कि सर काम कर रहा है। सही बात, आपका काम कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हाईलाइट करके किस पर बात हुई है?
क्रिकेट पर बात हुई है तो आपका सब्जेक्ट मोहन ना हो करके कौन होगा, क्रिकेट होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो गई बात अपनी। चलें आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मनीष ने रोटी का डब्बा खाली कर दिया। मनीष रोटी खा गया, रोटी खा गया। तो आपसे पूछूं सब्जेक्ट कौन है, तो कहोगे सर मनीष है। क्यों, काम किया इसने, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछूं कि सर रोटी खत्म हो गई, रोटी खत्म हो गई, अपने आप थोड़ी हुई है, किसी ने की है, अपने आप तो नहीं हुई। तो सर अपने आप नहीं हुई, लेकिन बात किसकी हुई है यहाँ पे, सर रोटी की बात हुई है। तो इसका मतलब ऊपर वाले में मनीष सब्जेक्ट है और नीचे वाले में आपका कौन है, रोटी सब्जेक्ट है। और कहने का कंक्लूजन एक निकलता है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वही आपका सब्जेक्ट होता है। और एक नोट लगा लेना कि एक सब्जेक्ट आपका डूअर भी हो सकता है और एक रिसीवर भी हो सकता है। तो एक अच्छा सा नोट लगा ले 20 रुपए का, ज़्यादा महंगा तो मत लगाना वरना लोग ले जाएंगे निकाल करके। नोट लगा करके लिखना, नोट लगा करके क्या लिखोगे, ये कर लेते हैं चलो, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है। पहली बात तो ये देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्लियरली विजिबल है। सेंटेंस में सब्जेक्ट एक डूअर भी हो सकता है। डूअर का मतलब है किसी काम को करने वाला। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, डूअर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है, और रिसीवर भी हो सकता है। अब सर ये डूअर और रिसीवर क्या चीज है, तो डूअर और रिसीवर का मतलब है कि जब कोई काम को करता हो वो आपका क्या होगा, डूअर होगा। लेकिन जिस पर काम हो वो आपका क्या होगा, रिसीवर होगा। जैसे कि मैं कहूं कि सर कॉपी चेक कर रहे हैं। अगली स्लाइड ले लेता हूं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने कहा सर कॉपी चेक कर रहे हैं, सर कॉपी चेक कर रहे हैं। तो आपसे पूछा कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे कि सर है। सब्जेक्ट कौन है आपका, सर है। अब बताओ क्या ये सर खुद काम कर रहे हैं या फिर सर पे काम हो रहा है, क्या सर खुद काम कर रहे हैं या फिर सर पर काम हो रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सर काम कर रहे हैं। और जब कोई सेंटेंस में काम कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन किस फॉर्मेट में होता है, आप कहोगे कि सर डूअर फॉर्मेट में होता है। क्लियर हो गई बात अपनी। चलें आगे, एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे कहूं कि कॉपी चेक हो रही है, कॉपी चेक हो रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। अरे मेरे लाडलों, नहीं है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, कॉपी की हो रही है। बात किसकी हो रही है, कॉपी की हो रही है। और जिस पर जिसकी बात की जाए वो अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन अब खुद सोच के बताओ
क्या कॉपी खुद चेक कर रही है? क्या कॉपी कुछ काम कर रही है या फिर कॉपियों पर काम हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर कॉपियों पर काम हो रहा है, कॉपी पर काम हो रहा है, कॉपी पर काम हो रहा है। और कॉपी पर काम हो रहा है तो आपका सब्जेक्ट किस फॉर्मेट में है? तो आप कहोगे कि सर रिसीवर फॉर्मेट में है। क्लियर हो गई बात अपनी? तो मैंने क्या कहा, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि एक सेंटेंस में जब किसी काम को करने वाला हो तो वो सब्जेक्ट किस फॉर्मेट में? डूअर फॉर्मेट में। लेकिन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा हो तो वो किस फॉर्मेट में? रिसीवर फॉर्मेट में। एक बात आपको ये समझ में ना आए तो आप ये भी समझ सकते हो कि डूअर फॉर्मेट कहाँ होता है? एक्टिव वॉइस के अंदर। और रिसीवर फॉर्मेट कहाँ होता है? तो आप कहोगे पैसिव वॉइस के अंदर। क्लियर हो गई बात अपनी? चलो आगे। अब आगे क्या चीज देखनी है आपको? आगे आप एक चीज को नोटिस करोगे कि सर सब्जेक्ट तो हो गया लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट तो हो गया लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट के बारे में प्रेडिकेट का मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए, जो बात की जाए वही आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। वो पूरी की पूरी बात, वो पूरी की पूरी फ्रेज, वो पूरा का पूरा क्लोज ही क्या होगा? आपका प्रेडिकेट होगा। चलें आगे। देखो अब इसके अंदर क्या क्या हो सकती है? तो इसके अंदर आप नोटिस करना, वर्ब इसके अंदर आ सकती है, आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ सकता है, आपकी अदर चीजें जो भी आपके सेंटेंस में दिए हैं वो सारी चीजें प्रेडिकेट के अंदर आ सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो लेट्स फॉरवर्ड, लेट्स गो फर्दर। सॉरी। अब आप आगे क्या देखोगे? आगे आप एक चीज को नोटिस करोगे कि सर इतनी ही चीजें हैं क्या इंग्लिश में? ना, चीजें और भी बहुत सारी है। और आगे क्या है? तो अब एक चीज देखोगे कि हर एक चीज का, हर एक सेंटेंस का, हर एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन स्ट्रक्चर से पहले मैं बात करना चाहूंगा सेंटेंस के प्रकार की। तो हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हेडिंग लगाना, टाइप्स सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के टाइप देखने हैं, प्रकार देखने हैं, लेकिन इन सेंटेंस को बांटने से पहले इनका बेस भी तो होना चाहिए कि मैंने किस बेस पर इनको बांटा है, किस वजह से मैंने इनको बांटा है। ये चीज भी तो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फटाफट बताओ। तो इनको बांटने का जो बेस होगा वो दो बेस रखता हूं मैं। पहला सेंस या मीनिंग बेस, सेंस कहो या फिर मीनिंग बेस कहो, कि पहला जो सेंटेंस मैं बांटूंगा उसका बेस क्या होगा? सेंस होगा या फिर आप कहोगे मीनिंग होगा। सर दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा अगर मैं बांटना चाहूं तो मैं कह सकता हूं आप स्ट्रक्चर के बेस पर बांट सकते हो। स्ट्रक्चर के बारे में भी आगे बात करेंगे अपने। यहां तक बात समझ में आ गई? सेंटेंस को बांटने हैं किस बेस पर? स्ट्रक्चर के बेस पर और मीनिंग के बेस पर। स्ट्रक्चर के बेस पर और मीनिंग के बेस पर। अब आगे क्या देखना है? अगर मैं बात करूं मीनिंग बेस पर तो कितने प्रकार बांट सकता हूं मैं? 5।
और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है असर्टिव, पहला है असर्टिव सेंटेंस। और याद रखना कि असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं घोषणात्मक वाक्य। जब आप किसी चीज को डिक्लेयर करते हो तब आप क्या कहोगे? असर्टिव सेंटेंस कहोगे। सेकंड आपका जो सेंटेंस बनता है वो बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड आपका कौन सा बनेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप कहते हो प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आप किसी से क्वेश्चंस पूछते हो, जिसमें आप लोगों से सवाल करते हो, वही चीज आपकी क्या कहलाती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाती है। तीसरी प्रकार की मैं बात करता हूं। तीसरा प्रकार होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रकार आपका क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। थोड़ा सा मैं इस चीज को इरेज करना चाहूंगा क्योंकि नीचे वाली चीजें इरेज हो रही है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है जब आप सामने वाले को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, किसी चीज के लिए ऑर्डर करते हो, किसी चीज के लिए कमांड देते हो, ये क्या कहलाते हैं? आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि डोंट गो देयर, तो मैंने सामने वाले को ऑर्डर दिया, और ऑर्डर दिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट प्लक द फ्लावर, मैंने मना कर दिया कि आप फूलों को मत तोड़ो, तो ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद मैं कहूं कि कीप क्वाइट, चुप रहो, इसका मतलब मैंने कमांड दी है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो एक वॉक पे चलते हैं, तो आप क्या कहोगे? ये सेंटेंस भी कैसा हो गया? इंपेरेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सजेशन दे दिया। तो याद रखना, सजेशन, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारी की सारी चीजें किस में आएगी? इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगी। आगे जैसे मैं कहूं, एक और लेके चलते हैं एग्जांपल। प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो। प्लीज गिव मी सम मनी, मुझे थोड़े से पैसे दो। प्लीज गिव मी दिस बुक, मुझे इस बुक को दो। तो ये सारे सेंटेंस भी आपके कैसे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब चलते हैं अपने चौथे प्रकार की तरफ, और चौथे प्रकार में आप समझोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी आशावादी, जिसमें आप अपनी इच्छा जाहिर करते हो, जिसमें आप सामने वाले को ब्लेसिंग्स देते हो, जिसमें आप सामने वाले को कर्ज करते हो। जरूरी थोड़ी है हर एक चीज अच्छी ही हो, कभी कभार खराब भी हो जाती है, और खराब भी हो जाती है तो आपने कह देते हैं भाड़ में जा। अब ये भाड़ में जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गो टू हेल, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। यही आपका क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आपने ये सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी की रहे। ये सारी की सारी चीजें ब्लेसिंग्स है, और इन्हीं ब्लेसिंग्स को अपने किस में बांटते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर अपने बांटते हैं। चलें आगे। पांचवा, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार जब नुकसान हो जाता है, खासकर लेडीज इन चीजों का ज्यादा यूज करती है। हम सच्ची आ बात है, या बाप रे, हे राम, मरवा दिया। मतलब जब आप अपने एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग बना करके एक्सप्रेस करते हो, जीतने पे अपने कहते हैं हुर्रा, कोई अच्छी चीज लगती है तो कहते हैं वाह, दुख होता है तो अल्लाह, और जब खुशी होती है तो अपने कहते हैं हुर्रे। अपने किसी को इनकरेज करते हैं तब अपने कहते हैं ब्रावो।
यही चीजें अपनी क्या होती है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है, जिसमें आप अपने एक्सप्रेशन को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हो, और जिन सेंटेंस का आप यूज करते हो वो क्या होते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। चलें आगे, इस बात को समझ में आ गई हो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सर आपने वो तो बताया नहीं, एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। बच्चों आपकी बात एकदम सही है, ये सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों सेंटेंस ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। जैसे मैं कहूं कि टुडे आई विल कम, आज मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, तो मैंने घोषणा ही तो की है, मैंने घोषणा ही की है। लेकिन अगर मैं कहूं सॉरी आई कांट कम, सॉरी आई कांट कम या सॉरी आई कैन नॉट कम, तो अब आप क्या कहोगे, सर ये तो नेगेटिव है। भाई साहब नेगेटिव में भी तो घोषणा होती है, नेगेटिव में भी तो घोषणा होती है, और नेगेटिव में घोषणा होती है तो आप याद रखना कि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दोनों सेंटेंस किसके पार्ट है, तो आप कहोगे असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। चलें आगे, टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि अपने आगे चल सकें। चलें, अब स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस की अपने बात करेंगे। ये क्या हो गया, देखो स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस के सिर्फ अभी अभी एक बार नाम ही पता होने चाहिए, क्योंकि आगे भी अपने देखेंगे, टॉपिक लगेगा तब, क्योंकि अभी अपने उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो अपने सिलेबस के रिगार्डिंग और जो अपने बेसिक में आए, ठीक है। तो याद रखना कि स्ट्रक्चर बेस में पहला होता है सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस का मतलब है जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो। मतलब सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वी यूज ओनली वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। क्लियर होगी बात अपनी? अगर आपको अभी इतनी चीजें याद नहीं रहती तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा आगे की बात है। चलें आगे। लेकिन दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरे में आप याद रखोगे कंपाउंड सेंटेंस। दूसरे में क्या कहोगे, कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है कि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक सेंटेंस का जुड़ा हुआ होना, और दोनों के दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। जैसे मैं कहूं कि मोहन इज क्राइंग एंड लाफिंग, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मोहन हंस भी रहा है और मोहन रो भी रहा है। क्या दोनों के मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या दोनों के मीनिंग इंडिपेंडेंट है या नहीं है? सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आगे देखो कि सर टुडे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम, कि सर आज मैं बीमार हूं और आज मैं नहीं आ सकता। कितने सेंटेंस है? आप कहोगे दो ना, सेंटेंस आपका एक है, लेकिन क्लोज इसमें क्या है, दो है। यानी कि सब्जेक्ट इसमें दो है, वर्ब इसमें दो है, प्रेडिकेट इसमें दो है कि नहीं है? अब इस चीज को समझोगे तो एक चीज देखना, क्या दोनों सेंटेंस अपना मीनिंग फ्रीली बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? बता रहे हैं। तो इसे ही अपने क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरे सेंटेंस की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में नाम आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सर ये क्या होता है? तो याद रखना इस सेंटेंस के अंदर भी दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू क्लोजेस आर इंक्लूडेड, बट
सबऑर्डिनेट क्लोज इज डिपेंडेड ऑन मेन क्लोज। दो क्लोज होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होगी, लेकिन ये दोनों के दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। आपने नरेशन का नाम सुना होगा और बहुत से एग्जांपल्स भी देखे होंगे। जैसा आपने सुना है कि अगर मैं एक नरेशन का एक एग्जांपल लिखूं तो मैं कहता हूं, पेंसिल चेंज कर ले, मैंने कहा आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सेंटेंस है क्या? मैं कि हाँ सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? तो आप दिमाग लगा करके देखो, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, और जब दो सब्जेक्ट आ जाए तो सिंपल सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस तो आपका हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बात करें कंपाउंड की और कॉम्प्लेक्स की, तो एक चीज को समझना, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि, मैंने उसे बताया, क्या बताया? क्या सेंटेंस आपका क्लियर हुआ आधा पढ़ने पे? तो कहोगे कि सर सेंटेंस तो क्लियर नहीं हुआ। मतलब आपका ये जो सेंटेंस है ये डिपेंड करता है किस पर? मेन क्लोज पर, है कि नहीं है? गांधी जी सेज डू और डाई, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं अभी? जिसको मुंह दिया है वो तो बोलेगा, लेकिन क्या बोला ये भी तो डिपेंड करता है। करता है नहीं करता? तो बस कहने की बात ये है कि जब दो क्लोज सेंटेंस में दिए हों, वो या तो कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। इस चीज को क्लियर करने के लिए पढ़ना और पढ़ करके समझना। अगर दोनों सेंटेंस के दोनों क्लोज के मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, या फिर दोनों क्लोज अपना फ्रीली मीनिंग पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्लियर होगी बात? अगर वो सेंटेंस आधा पढ़ने पर अपना मीनिंग नहीं बता रहा, तो इसका मतलब वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्लियर होगी बात अपनी? चलें आगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब अपने को क्या चीज देखनी है? अपने को आगे इस चीज के बारे में समझना है कि सर आपने स्ट्रक्चर का कहा था, और स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एक नाम लिए थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ये चीजें क्या होती है। तो एक बात याद रखना कि अभी सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस करेंगे किस पर? सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। किस पर? सिंपल स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? STRUCTURE, स्ट्रक्चर। और सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर अपने को एलिमेंट समझने हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स एक सेंटेंस के अंदर होते हैं और कैसे कैसे उन्हें अपने को समझना है। तो आप ध्यान रखना कि एक कोई भी सेंटेंस लेकर के चलते हैं, जैसे मैंने कहा राम आम खाता है। भाई साहब साल 17 हो गए पढ़ते हुए, और इस राम से आम नहीं खाया गया। कमाल की बात है नहीं? रपला डेढ़ हुए तो पूछ ली कौन छोड़े लोग। सही है। अब देखो, आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये तो करता है। क्या करता है? कुछ नहीं करता भैया। आम क्या है? तो कहोगे सर ये तो आपका कर्म है। ये तो क्या है? कर्म है। और खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। और ये आम क्या है? क्रिया है कि नहीं है? उसी तरह से अपने इंग्लिश के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होता होगा भाई साहब। ट्रांसलेट कर लो, राम ईट्स मैंगो। तो
आप कहोगे कि ये आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी वर्ब है के बारे में अपनी चर्चा कर लेंगे, और ये आपका मैंगो है, और मैंगो मतलब आम, खत्म हुआ काम। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर क्या समझ में आई? तो कहोगे कि सर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना? अब इसी स्ट्रक्चर को अपने समझेंगे और इन एलिमेंट्स को समझेंगे, और इन एलिमेंट्स के अंदर अपने को क्या क्या चीजें लिखनी है देखना। मैंने कहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, तो आप लिख सकते हो कि एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो सर अब कौन कौन सी चीजें एज ए सब्जेक्ट अपने यूज करते हैं? सॉरी, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सब्जेक्ट किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो मैंने कहा आपका सब्जेक्ट दो फॉर्मेट में होगा, या तो वो क्या होगा? डूअर, या फिर वो क्या होगा? रिसीवर। या तो वो आपका डूअर होगा या फिर आपका रिसीवर होगा। अब वो क्या चीजें हैं जिन्हें आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हो? तो आप कहोगे कि सर नाउन को अपने एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सर प्रोनाउन को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। क्या जिरंड को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये तीन चीजें एज ए सब्जेक्ट अपने एक सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। अब वो तीनों चीजें में से समझना एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल सबसे पहले नाउन का ले लेते हैं। तो मैंने कहा राम इज पास्ट। राम क्या हो गया? पास्ट हो गया, पास हो गया। कौन सी क्लास में? तो आप कहोगे 12th क्लास में। राम नहीं, एक सेकंड, इस सेंटेंस को थोड़ा सा अपने करेक्शन के साथ कर लेते हैं। वैसे तो सही है, पैसिव में बनेगा। हे भगवान, ये चीजें नहीं चल रही। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा राम हैज पास्ट क्लास, राम हैज पास क्लास 12th। अब आप कहोगे कि सब्जेक्ट क्या है? तो नाउन है कि नहीं है? तो सर प्रोनाउन कैसे होगा? अगर मैं इस नाउन के रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन यूज कर लूं, ही हैज पास्ट, ही हैज पास्ट क्लास 12th, क्या मैंने राम की जगह ही को यूज नहीं किया? क्या ये सेंटेंस गलत हो गया? हाँ सही है। जिरंड कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले जिरंड का मतलब बता दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, वो क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, और उस फॉर्म को अपने जिरंड भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात अपनी? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अपने आगे वर्ब वाले टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। तो सर कैसे? तो आपने मूवी के अंदर सबटाइटल्स देखे होंगे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। बताओ भी, अब ये स्मोकिंग क्या है? जिरंड है। और किस तरह है? सब्जेक्ट की तरह। और एक एग्जांपल लेके देखो, ड्रिंकिंग कॉजेज डेथ। अगर आप ड्रिंक करते हो तो इसका मतलब वो आपकी मौत का कारण बन सकता है।
क्लियर हो गई बात अपनी? तो भैया आगे से ध्यान रखना, आगे से क्या अभी से ध्यान रखो, डोंट ट्रिक। यहाँ तक हुई बात क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चलें अपने। ठीक है, अब क्या चीज देखोगे? आपको देखना है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार होते हैं? तो मैं कहूंगा दो प्रकार। एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। PLURAL। स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लेना, वैसे तो सही है लेकिन कटिंग वटिंग चलो दोबारा कर लिख ही देता हूं। भगवान, प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक वचन, जैसे कि एक वचन। और दूसरा हो गया बहुवचन, और तीसरा हो गया अमिताभ बच्चन जो अपने घर पे है ना? का वचन कितने होते हैं? का चार। का कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। उसके बाद में बहुत सारे होते हैं। चले आगे। ओहो सॉरी शक्तिमान। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में याद रखना कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम। एक तो ही होता है, एक शी होता है, एक इट होता है और एक किसी का नाम होता है। ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और तो सर प्लूरल कौन से होते हैं? प्लूरल में आप याद रखोगे, एक तो आई होता है, एक वी होता है, एक यू होता है, एक दे होता है। आई वी यू और दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। एक एक का मतलब भी बता देता हूं, तो ध्यान रखना। ही का मतलब है वह, लेकिन फॉर मेल, मेला नहीं है, मेल है भाई। शी का मतलब भी वह, किसके लिए? फीमेल के लिए। इट का मतलब यह, किसके लिए? किसी थिंग के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए। नेम किसी भी पर्सन का हो सकता है, नेम किसी भी पर्सन का हो सकता है। आई का मतलब मैं, किसके लिए? फॉर सेल्फ, खुद के लिए। वी का मतलब हम, किसके लिए? पूरे पूरे ग्रुप के लिए। यू का मतलब तुम, हो सकता है वो सामने वाला सिंगल हो या फिर हो सकता है वो सामने वाला ग्रुप में हो। उसके बाद में दे, दे में आप क्या देखोगे? वे, और ये वे भी किसके लिए आता है? ग्रुप के लिए आता है। क्लियर हो गई बात अपनी? तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको ये क्लास कैसी लगी इस चीज को आप कमेंट में बताएं। और अगले पार्ट को देखने के साथ एक क्वेश्चन दे करके जा रहा हूं, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन दे करके जा रहा हूं। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट इतने ही होते हैं क्या? क्या प्लूरल सब्जेक्ट इतने ही होते हैं क्या? अगर हाँ तो बस कमेंट में यस लिख के छोड़ देना। अगर नहीं और भी होते हैं तो आप उनके नाम भी मुझे बता सकते हो। तो मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सेकंड इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपने। होमवर्क, होमवर्क। पहला क्वेश्चन, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स बताने हैं। ठीक है,
बताओ, जो क्लास में बताए हैं उनके अलावा बताने हैं आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले एक चीज देखना कि मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ कितने हो, एक हो, है ना। और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बार इस आई को पढ़ो। आई का मतलब होता है मैं, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी संख्या एक से ज्यादा है क्या? नहीं, एक है। अब अगर मेरी संख्या एक है तो भाई साहब ये प्लूरल में क्यों है, इसका कारण भी आप मुझे कल कमेंट में बताओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्लूरल सब्जेक्ट क्यों है? आई प्लूरल सब्जेक्ट क्यों है? ये दो आपसे मैं क्वेश्चंस के जवाब आपसे कल चाहता हूं। ओके, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर वेकेशंस एंड बी हैप्पी। थैंक यू।